आज की जो कहानी है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी है। लेकिन ये बैंक रॉबरी जिस तरीके से हुई, बात सिर्फ वहाँ तक नहीं है। इस पूरी बैंक रॉबरी में किस तरीके से एक पूरी पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट करती है, कैसे बैंक रॉबर्स पुलिस को उलझाते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ाते हैं, किस किस तरीके से पुलिस को गुमराह करते हैं। पुलिस गुमराह हो भी जाती है, फिर बाद में उन्हें अचानक गलतियों का एहसास होता है, और फिर कैसे कैसे आखिरकार पुलिस उन बैंक रॉबर्स तक पहुंचती है। ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। एक हैरत अंगेज बैंक रॉबरी की कहानी है। जो बैंक रॉबरी के लिए जिस तरीके की प्लानिंग की गई वो अपने आप में भी बेहद हैरत अंगेज थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी बैंक रॉबरी की जो प्लानिंग है वो एक फिल्म के ज़रिए आइडिया आया। जिन लोगों को बैंक लूटना था, 4 लोग थे सिर्फ, और वो चारों पैसे कमाना चाहते थे कम वक्त में। इसके लिए कोई गलत रास्ता ही चुना जाना था, तो वो तमाम आइडियाज़ सोच रहे थे कैसे पैसे कमाने हैं, कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। लेकिन ईमानदारी से कमाए हुए पैसे बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, तो उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि उस रास्ते से पैसे कमाएंगे जो कानून के ख़िलाफ़ हो। तो आइडियाज़ बहुत आ रहे थे, लेकिन वो खुद ही गिराते जा रहे थे कि इसमें रिस्क है, इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें कम पैसे हाथ आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे। धीरे धीरे उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि तभी एक फ़िल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम था धूम। धूम के बाद उसकी कई और सीरीज़ भी आई और मैंने भी देखी सारी फिल्में। अच्छी फिल्म थी। तो जो पहली फिल्म धूम आई, उस फिल्म को देखकर इन चारों के दिमाग में पहली बार एक पुख्ता आइडिया आया कि उन्हें करना क्या है। और वो आइडिया था एक बैंक लूटने का, क्योंकि इस फिल्म में देखने के बाद उन्हें लगा कि उनका ये आइडिया कामयाब हो सकता है। तो पहली बार धूम फिल्म ने इन चारों को एक आइडिया दिया। इसके बाद अब उस आइडिया पे अमल करने के लिए उन्होंने तमाम बैंक की रैकी करनी शुरू की। कहाँ पे कितना पहरा है, कहाँ कितने पैसे होते हैं, कितने लेन देन है, कहाँ पे जोखिम कम है। ये सिलसिला भी लंबा चला और आखिरकार इन लोगों ने केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक बैंक को चुना रॉबरी के लिए। और क्यों चुना, ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कई सारे बैंक देखे। कई जगह पे सिक्योरिटी कम थी, उन्हें लगा आसानी से काम हो जाएगा। कई जगह पे बैंक ऐसे थे जहाँ पे भीड़ भाड़ कम थी, मतलब थोड़ा सा सन्नाटा था आसपास, वहाँ लगा यहाँ भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर आखिर में जिस बैंक को इन्होंने चुना, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि बैंक आबादी के बीच में, चारों तरफ लोग, और ऐसे में बैंक को लूटना बड़ा रिस्की काम। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बैंक को चुना। उसकी सिर्फ एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि ये बैंक जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में, उसकी दूसरी मंजिल पर ये बैंक था, 2nd फ्लोर पे। और बस इसी चीज़ ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि यही बैंक सबसे सेफ है लूटने के लिए। क्यों, इसकी भी कहानी है। जब उन्होंने इस बैंक की रैकी की और सब कुछ पता किया, तो पता चला कि इस इमारत में, जिसमें बैंक 2nd फ्लोर पे है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्तरां चलता है। और ये रेस्तरां के लिए एक कायदे से वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया था, टू लेट, किराया खाली था वो, कि अगर कोई चाहे तो। पहले उसमें रेस्तरां था, जो रेस्तरां चला रहा था वो छोड़कर चला गया, तो अब ओनर किसी और दूसरे इसकी तलाश में था कि कोई और आया और रेस्तरां चलाए। तो नीचे उन्होंने जब बोर्ड देखा, उस बोर्ड को देखने के बाद फिर उन्होंने तय कर लिया कि अगर किसी बैंक को लूटना है तो सिर्फ लूटना इसी को ही है। यहाँ से साजिश की बुनियाद शुरू होती है। ये बैंक साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक था, मल्लापुरम ज़िले में, केरल की। और तब तक किसी को एहसास तक नहीं था कि आगे चल के ये हिंदुस्तान में अपना एक रिकॉर्ड होगा इसका, इसलिए कि इससे बड़ी बैंक रॉबरी का रिकॉर्ड और किसी बैंक के नाम नहीं था। इससे पहले जो बैंक रॉबरी सबसे बड़ी हिंदुस्तान में हुई, वो लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में 1987 में, जब वहाँ से करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए लूटे गए थे। और उसमें खालिस्तान कमांडो फोर्स और उसके कुछ से जुड़े हुए लोगों का हाथ था। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। उस बैंक में भी कैसे वो ट्रक लेकर आए थे बैंक लूटने के लिए, और लूट कर चले गए थे बिना किसी खून खराबे के। तो उसका भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा था, और इस बात का किसी को एहसास नहीं था केरल में। खैर, साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखा जो 2nd फ्लोर पे है, इसको लूटने की प्लानिंग शुरू होती है।
ये चारों, जिनमें से एक हस्बैंड वाइफ भी थे, मतलब एक महिला थी, उस बैंक के ग्राउंड फ्लोर के ओनर से बात करते हैं जो पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, और वो कहते हैं कि वो ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। 50,000 रुपीज़ एडवांस देते हैं। इसके बाद वो कोई काम नहीं करते कुछ दिन तक, बस जाते हैं, देखते हैं, बैंक के ऊपर जाते हैं, उसको देखते हैं। थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम किधर है, यानी जहाँ पे पैसे, जहाँ पे गोल्ड, सारी चीज़ें रखी जाती हैं, वो कहाँ पे है। उस स्ट्रॉन्ग रूम का एग्जैक्ट उनको लोकेशन पता चल जाता है। याद रखिए कि बैंक 2nd फ्लोर पे है, और इन्होंने ग्राउंड फ्लोर किराए पे ले लिया है रेस्टोरेंट के लिए। अब इसके बाद लोगों को शक ना हो, क्योंकि ये ऐसा कहीं हुआ जिसमें सुरंग खोदी गई, बाकी चीज़ें हुई, कि इन्होंने नीचे लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर सकते। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए और यकीन दिलाने के लिए फिर ये अपने साजिश की अगली चरण की शुरुआत करते हैं। ये उस ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट पे एक बोर्ड लगाते हैं और मेन गेट को बंद कर देते हैं, और बोर्ड ये रखता है कि रेस्तरां का काम जारी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा सा अपने हिसाब से इस रेस्तरां को रिनोवेट कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया, चलो, और उन्होंने बाकायदा डेट भी डाला, 8 जनवरी 2008 को इस रेस्तरां की ओपनिंग होगी, बाकायदा बोर्ड पे ये भी लिखा। और ये रेस्तरां इन्होंने लिया करीब नवंबर 2007 में, और 8 जनवरी 2008 को इनको रेस्तरां का ओपनिंग का डेट भी इन्होंने बोर्ड पे लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया। यकीन दिलाने के लिए बाकायदा रेस्तरां के लिए जितने भी कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर, वो सब भी मंगा लिया अपने पैसे पे खर्च करके, और वो सामान आता और ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता। ओनर को भी लगा कि हाँ, ये लोग रेस्तरां खोल रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों को, बैंक के स्टाफ को, आप ऊपर नीचे जाते आते, उन्हें भी लगा कि हाँ, चलो, रेस्तरां का काम चल रहा है, जल्दी खुलेगा, उन्हें भी दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं चाय, कॉफ़ी, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हर तरफ से लोगों को भरोसे मिला, यकीन दिलाया कि इस ग्राउंड फ्लोर पर रेस्तरां का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके बाद जब लोगों का भरोसा कायम हो गया, फिर उन्होंने असली काम शुरू किया। काम ये था कि मेन दरवाज़ा बंद, अंदर में ठुकाई पिटाई चलती रहती थी, काम की आवाज़ आती थी कि तोड़ फोड़ हो रहा है। और इसी दौरान इन लोगों ने पहले ही बैंक के 2nd फ्लोर के स्ट्रॉन्ग रूम का लोकेशन पता कर लिया था, और ग्राउंड फ्लोर से वो लोकेशन किधर था ये भी उनको मालूम था। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने उस स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया, छत के ज़रिए। काम मुश्किल था, लेकिन प्लानिंग पूरी थी। इन्होंने ये भी तय किया कि ये खुदाई जब होगी और आखिरी बार जब ये होल बनेगा और वहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो कौन सी तारीख होगी, ताकि ऐसा ना हो कि वक्त से पहले, या टाइम क्या होगा बैंक बंद होने के बाद, किसी को एहसास तक ना हो। धीरे धीरे काम चलता रहा, फर्नीचर आते रहे, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती रही, लोगों को लगा रेस्तरां चल रहा है। दिन में कई बार बुलाकर अपना किसी और को कोई आकर देख भी लेता, वो भी भरोसे में आ जाते। बात आती रही, जाती रही। इसी दौरान 30 दिसंबर 2007 की तारीख आती है, 30 दिसंबर 2007। उस दिन संडे था, और इन्होंने संडे जानबूझ के चुना था। संडे को बैंक बंद होता है। 29 दिसंबर 2007 की रात से इन्होंने काम शुरू किया, आखिरी कील ठोकने का, आखिरी सुराख करने का। और उसके बाद सुबह सुबह 30 दिसंबर की भोर में आखिरकार ड्रिलिंग मशीन और बाकी ज़रिए वो सुरंग बना लेते हैं, होल कर लेते हैं, और सीधे अब वो नीचे से बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, कटर वटर लेकर, ड्रिलिंग मशीन लेकर। वहाँ जो लोहे का स्ट्रॉन्ग रूम था उसको काटते हैं, और उसके बाद उसके अंदर से 80 केजी गोल्ड और 25 लाख कैश, 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश, जिसकी कुल कीमत 2007 में 30 दिसंबर को करीब 8 करोड़ रुपए थी, 8 करोड़। ये सारा पैसा, सारा सोना स्ट्रॉन्ग रूम से ये नीचे की तरफ लाते हैं। नीचे लाने के बाद इकट्ठा करते हैं, और सुबह सुबह ही उस इमारत को खाली कर देते हैं और सारा सामान लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। संडे का दिन बैंक बंद, सिक्योरिटी गार्ड बैंक के बहुत दूर बाहर खड़ा हुआ।
बाहर का दरवाज़ा भी बंद, किसी तरह का कोई शक नहीं। पूरा संडे गुजर गया, किसी को पता तक नहीं चला कि बैंक लूट चुका है। मंडे रोज़ाना की तरह बैंक खुलने का वक्त होता है। सुबह 9 बजे स्टाफ आते हैं, बैंक का दरवाज़ा खुलता है, मैनेजर आते हैं। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल होते हैं, उनकी चीख निकल जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम का वो सुराख उन्हें दिखाई दे गया, स्ट्रॉन्ग रूम खुला हुआ, सारा माल गायब। फ़ौरन पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस पहुंचती है। ये केरल नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास की उस वक्त की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए की डकैती हुई। धीरे धीरे खबर फैलती है, बैंक के स्टाफ के हाथ पैर फूले हुए हैं। अब पुलिस की बारी थी, क्योंकि केरल पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। इतनी बड़ी रॉबरी और ये सब कुछ ऐसे हुआ, इसे पकड़ना है। मीडिया में अलग खबर धुआंधार चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक रॉबरी, बल्कि इंडिया की पहली इतनी बड़ी बैंक रॉबरी। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर। आखिरकार एक स्पेशल टीम बनाई जाती है पुलिस की, जो उस वक्त मालाबार के एसपी थे मिस्टर विजयन, उनकी निगरानी में। इस टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और अब टीम जांच शुरू करती है, लेकिन हर जगह पर नाकामी हासिल लगती है। जब वो आए और पता चला कि रेस्तरां किन लोगों ने किराए पे लिया था, वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि खुदाई वहीं से हुई थी, तो वो सारे नाम, वो सारी चीज़ें फ़र्ज़ी निकली। जो पैसे दिए थे और जो उन्होंने अपना एड्रेस दिया था, वो सारा फ़र्ज़ी निकला। लेकिन हाँ, उनको कुछ लोगों ने देखा था। पुलिस ने उन आई विटनेस के ज़रिए उनके स्केचेस बनवाए, उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान में एक चीज़ और होती है। जब पुलिस स्ट्रॉन्ग रूम में गई, जहाँ से सारे पैसे लूटे गए थे, तो वहाँ पे देखती है कि दीवार पे जय मायो लिखा हुआ है। माओ, माओवादी का शॉर्ट फॉर्म। इससे पहले केरल में और उसके आसपास कई ऐसे छोटे छोटे बैंक लूटे गए थे जो नक्सलियों ने लूटे थे। और ये नक्सलियों का एक रहा है कई स्टेट में, हथियार के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, अगर उनके इलाके में कोई बैंक है, एटीएम है, तो वो लूट लेते हैं। तो बाकायदा उस दीवार पे भी जय माओ लिखा हुआ था। उसको देख के पहली बार केरल पुलिस का बड़ा क्लियर हो गया कि ये मामला जो है ये नक्सल का है, और इतनी बड़ी डकैती हुई है, हथियार वथियार खरीदने के लिए उन्होंने लूटा। तो अब इन्वेस्टिगेशन नक्सल के लाइन पे चल रही है। केरल की पुलिस छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई सिरा पकड़ते हुए। कुछ उनके अपने इन्फॉर्मर मिले कि कौन हो सकता है, उन्होंने बताया यहाँ के हो सकते हैं। अब केरल पुलिस छत्तीसगढ़ में दबिश डाल रही है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, पुलिस परेशान। इसी दौरान में पुलिस के पास कुछ गुमनाम फ़ोन आते हैं कि एक फ़लाना होटल है, उस होटल में इस जो यहाँ से लूटा गया उसके कुछ हिस्से, कुछ सोना वहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जाकर होटल पे दबिश डालती है। एक रूम से सचमुच 1 किलो सोना मिलता है, और वो वही सोना था 1 किलो जो उस बैंक से लूटा गया था। फ़ोन करने वाला बताता है कि इस रूम में एक नक्सल ठहरा हुआ है और ये उस बैंक डकैती में शामिल था। पुलिस को यकीन दिला दिया जाता है कि ये पूरी बैंक डकैती नक्सलियों के द्वारा अंजाम दी गई है। और इसी तरीके से पुलिस को पहले छत्तीसगढ़ भेजा गया, फिर होटल से 1 किलो सोना भी बरामद करवा दिया गया। लेकिन फिर पुलिस को लगता है कि नहीं, ये नक्सल का काम नहीं है, बल्कि पुलिस की जांच को भटकाने के लिए जो असली बैंक रॉबर हैं वो ये सारा खेल कर रहे हैं। फिर पुलिस वापस बेसिक पे आती है। पुलिस ने उस जगह से कुछ चीज़ें बरामद की थी। अब उनके ज़रिए पुलिस रॉबर तक पहुंचने की कोशिश करती है, जिसमें जो चीज़ें ख़ास थी, जो पुलिस जिसके ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें एक जोड़ी चप्पल जिस रेस्तरां को किराए पे लिया गया था, बल्कि सैंडल था वो, लेडीज़, तो ये पता चल गया कि इसमें एक कोई महिला भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस को शराब की कुछ बोतलें मिली, कुछ डेटोनेटर मिले जिनसे एक्सप्लोजन करके शायद जो बैंक का वो लॉकर था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक ब्लेड मिला टूटा हुआ जो ड्रिलिंग मशीन का था। इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। स्केच बन चुके थे लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी फिर हर तरफ से नाकाम होने के बाद नक्सल से लेकर ये सारी चीज़ें, फिर पुलिस को लगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की तरफ जाते हैं। उन्होंने साउथ मालाबार में जहाँ पे ये बैंक है उसके नियरेस्ट टावर के जितने भी उससे कनेक्टेड फ़ोन थे उनको खंगालने का फ़ैसला किया। ख़ासतौर पर
30 दिसंबर की रात और 31 दिसंबर की सुबह तक, जब ये बैंक रॉबरी हुई। पता चला कि इस साउथ मालाबार बैंक के इर्द गिर्द उस टावर से कुल 25 लाख लोगों के फ़ोन कनेक्टेड है, 25 lakhs। अब ये सुनते ही पुलिस का चकराना भी लाजमी है, क्योंकि 1-2 नंबर ढूंढने के लिए अब 25 लाख नंबरों को खंगालना है। इसके लिए पुलिस ने बाकायदा साइबर एक्सपर्ट्स लिए, टेलीफोन कंपनी की मदद ली, IT सेल वालों को लिया, और इन सबको, क्योंकि और कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, तो फिर पुलिस उनके ज़रिए इस मोबाइल तक पहुंचना चाहती थी, और वो भी पता नहीं कि वो उससे कुछ मिलेगा कि नहीं, अगर वो उन लोगों ने मोबाइल यूज़ किया भी है कि नहीं किया है। लेकिन फिर भी और कोई रास्ता था नहीं, हर तरफ से हाथ खाली थे। तो आखिरकार उस टावर में आने वाले 25 लाख फ़ोन को खंगालने का फ़ैसला किया गया, ख़ास तौर पर 30 दिसंबर से 31 दिसंबर की सुबह तक। काफ़ी वक्त लगा। आखिरकार पुलिस ने उसमें से कुछ फ़ोन को ज़ीरो इन किया, उन तक गई, उसमें से भी कोई कामयाबी नहीं मिली। करते 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 उन 25 लाख फ़ोन में से 24,99,999 फ़ोन पुलिस ने चेक कर लिए और सारे सही निकले, एक फ़ोन छोड़कर। वो एक सीक्रेट नंबर था और वो नंबर का लोकेशन सिर्फ वहीं पे था, और उस नंबर के बारे में उसके ओनर और उसका कोई जानकारी नहीं मिल रहा था। उस इलाके में कहीं पे वो था ही नहीं। तो अब ये नंबर डाउटफुल हो गया। पुलिस ने इस नंबर को सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस पे लगाने के बाद पता चला कि ये नंबर कोझिकोड में रहने वाले एक जोसेफ नाम के शख्स का है। ये पहली कामयाबी थी पुलिस के पास। पुलिस की टीम इस नंबर के सहारे उस मकान तक, उस एड्रेस तक पहुंचती है, और वहाँ पे जोसेफ मिल जाता है, और जोसेफ के ज़रिए बाकी 3 और लोग मिलते हैं। इसके बाद उन तीनों से पूछताछ होती है। थोड़ी देर में तीनों टूट जाते हैं और इस बैंक डकैती में शामिल होने की बात कबूल कर लेते हैं। उनकी निशानदेही पे पुलिस लूटे गए सोने को भी बरामद कर लेती, लेकिन बहुत सारा सोना, बहुत सारे किलो सोना गायब थे। क्योंकि जब ये हाथ आए, जब ये पकड़े गए, तो लगभग 2 महीने बीतने को थे। बैंक रॉबरी के 56 डेज बाद, 56 दिनों बाद, ये चारों गुनहगार पुलिस के हाथ में थे। इस दौरान इन्होंने खूब अय्याशी की, खूब पैसे खर्च किए, दोनों हाथों से लुटाए, खूब सोना बेचा। लेकिन फिर बाद में पुलिस के हाथ आए। फिर उन्होंने पूछताछ में बताया कि पूरा आइडिया उन्होंने धूम फिल्म देखकर अपनाया था, और उसी के बाद ये रॉबरी की थी। बाकी सोने की तलाश थी। हालांकि इसमें यह भी था कि जब सोना बेचा, बहुत सारे ख़रीदार भी थे, लेकिन वहाँ तक पुलिस नहीं पहुँची। लेकिन केरल पुलिस के इतिहास में एक कामयाबी के तौर पे देखा जाने वाला एक बड़ा इसलिए केस था कि देश की सबसे बड़ी डकैती और 56 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना, लूट का माल बरामद करना। और हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है कि चोरी या लूट का जो माल बरामद हुआ इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले कभी नहीं हुआ। 8 करोड़ का मामला था, उसमें से ज़्यादातर रिकवरी हुई, तो ये भी एक रिकॉर्ड था। इसके बाद मुकदमा चला, लंबा मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने 5 साल के बाद फैसला सुनाया, करीब 5.25 साल। 3 लोगों को 10 साल कड़ी मशक्क़त की सज़ा दी, और जो महिला थी उनको 5 साल की दी। लेकिन जब ये फैसला आया तब महिला ऑलरेडी 5 साल 1 महीना जेल में काट चुकी थी, तो वो रिहा हो गई। बाकी के 10 साल थे। फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से भी उन्हें सज़ा हुई। फिर शायद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ का भी लेटेस्ट पता नहीं। लेकिन केरल के इतिहास की ये सबसे बड़ी बैंक डकैती की कहानी थी, जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने तफ्तीश की, जांच की, जिस पैमाने पे की, जिसने बड़े तादाद में की, वो किसी और केस में नहीं हुआ था। मतलब गुमराह करने के लिए छत्तीसगढ़ तक पुलिस की टीम को भेज दिया गया था। तो ये थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक डकैती की कहानी। एक दूसरी जो मैंने कहा कि इससे पहले रिकॉर्ड था, वो लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक की कहानी है, जिसमें ट्रक में आए थे बाकायदा बैंक लूटने के लिए। ट्रक के साथ 4-5 गाड़ियाँ लेकर आए थे, और कैसे बैंक लूटा बिना खून खराबे के। उसके बाद बाहर आए, जो रज़ाई का कवर होता है वो सारी गाड़ियों में थी। बाहर आने के बाद उन्होंने रज़ाई के पल्ले में, तकिया गिलाफ में, और कहाँ कहाँ वो सारे पैसे ठूंसे, और फिर लेकर चलते बने। तो ये भी एक दूसरी कहानी है, किसी दिन मौका मिला ये भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज इतनी ही देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती की इस कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ।